नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। पर्यावरण अध्ययन के मॉडल पेपर की क्लास की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 10वां है। मॉडल पेपर की तरह है, हर प्रश्न की व्याख्या होगी, हर प्रश्न आपका कंबाइंड किया गया है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाना है, जैसे आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 10, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। पेड़ाबाजी प्लस आल कंसेप्ट के प्रश्न यहाँ पे कंबाइंड किया गया है। दोस्तों आपके सिलेबस के आधार पर यहाँ पे सभी क्वेश्चन को लाया गया है। किसी कारण की वजह से आपने पिछली क्लासेज, पिछला प्रैक्टिस सेट, पिछला मॉडल पेपर नहीं देख पाया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आई बटन पे लिंक मिलेगा, यहाँ पर आप लोग पिछले क्लासेज और मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। निर्देशित दिया जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। तो कथन दिए गए हैं और जो सत्य कथन है उनको हमें चुनना है। पहला कथन है, हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? केवल फर्स्ट फोर्थ, केवल सेकंड फोर्थ, केवल फर्स्ट थर्ड फोर्थ या केवल फर्स्ट सेकंड, कौन से कथन है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सही है। यानी कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर से ठंडक मिलती है। ठीक है, और आपका तीसरा जो है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो आपका पहला और तीसरा और चौथा आपके कथन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर प्रश्न की व्याख्या करेंगे। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनना है। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य की बेहतरीन है, सभी लोग जानते हैं, मशहूर है। तो पहला कथन है मधुबनी चित्रकला से संबंधित, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी चित्रकला में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला लोक चित्रकला बहुत पुरानी है क्योंकि मधुबनी चित्रकला ये एक लोक चित्रकला है जो कि बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा था और मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। अब ये कथन दिए गए हैं ABCD। अब बताइए कौन से कथन सही हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में। तो सही ऑप्शन को चुनेंगे। तो सही है, सभी लोग जानते हैं कि चौथा ऑप्शन आपका नहीं है क्योंकि राजस्थान का नहीं है। ये आपके मधुबनी जो है सभी लोग जानते हैं बिहार राज्य से संबंधित है और बिहार राज्य का यह जिला है। ठीक है, तो आपके पहला ABC ये कथन आपके सही हैं और D नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ठीक है, तो ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है? सभी लोग जानते हैं कौवा एक ऐसा पक्षी है जो ऊंची डाल पर अपनी घोंसला बनाता है। ठीक है, और कोयल जो होती है अपने अंडे को कौवे के घोंसले पर अपना अंडा देती है और कौवा जो है कोयल के अंडे को सेंकता है और जब बच्चे अंडा फोड़ता है तो बच्चे फिर उड़ जाते हैं। यानी कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले पे रहती है, कौवे के घोंसले पे अपना अंडा देती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। वीडियो लाइक करते जाएंगे मेरे प्यारे मित्र, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं। अगला प्रश्न है, सभी NCERT के बेस्ड पर आपका दोस्तों है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। NCERT के बेस्ड पर ये आपका मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पोचमल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? कर्नाटक का भाग है, केरल का भाग है, आंध्र प्रदेश का या आपके तमिलनाडु का भाग है? तो पोचमल्ली जो गांव है जो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, पोचमल्ली आंध्र प्रदेश का गांव है। यह साड़ियों की बुनाई के लिए जाना जाता है। पोचमल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब यह तेलंगाना का भाग हो गया है, तो आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो पोचमल्ली आपके तेलंगाना का भाग हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है। रेगिस्तानी ओक के बारे में दिया गया है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो कौन सा आपका रेगिस्तान ओक के बारे में कथन सही है? आपके स्क्रीन पर है, सभी कथन दिए गए हैं। ACD कथन सही है, ABD, BCD या आपके BC इसी प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा कथन हो जाएगा कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें जमीन से गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। और पेड़ की अगर ऊंचाई मान लीजिए, ठीक है, 20 फुट है या मान लीजिए 5 मीटर है किसी पेड़ की ऊंचाई, तो उससे लगभग 30 गुना यह जड़ें नीचे जाती हैं। तो 30 गुणे 5 आप लोग समझ सकते हैं कि 150 मीटर जड़ें, तो लगभग 30 गुना इनकी जड़ें जाती हैं पेड़ से, जो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ होता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और आपका डी ऑप्शन है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो आपका जो कथन सही है वह आपका है A, C और D कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। हर प्रश्न की व्याख्या करेंगे। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अपने आप में सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। आबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनना है। आबू धाबी के बारे में कथन दिया गया है और उस कथन को हम अच्छे तरीके से हमें चूज करना है। क्या कथन दिया गया है? यह एक रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में रुपया बोला जाता है, वह वहाँ पर भी आबू धाबी में दिनार बोला जाता है। क्या कौन कौन सा ऑप्शन आपको सही है आबू धाबी के विषय में? ACD सही है, ABD है, BCD या ABC। तो सही ऑप्शन चुनेंगे दोस्तों। आबू धाबी के बारे में, यह रेगिस्तानी का इलाका है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ठीक है, तो आपके आबू धाबी विषय में कथन ABC आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया प्रश्न। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से हैं? यानी कुछ जो जानवर रात में जागते हैं, और जानवर जो रात में जागने वाले होते हैं हर चीज को किन रंगों में देख सकते हैं? हरा, पीला, बैगनी, नीला, काला, सफेद, लाल, सतरंगी। तो सभी लोग जानते हैं, NCERT का आपने बुक पढ़ा होगा, या बच्चों को पढ़ा रहे होंगे ट्यूशन या क्लास में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग सभी लोग होनहार हैं और सर्वज्ञ हैं। आप सभी शिक्षकों को मेरा सलाम है। राइट ऑप्शन जाएगा काला और सफ़ेद पर जाएगा, क्योंकि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को काले एवं सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे चित्र में 1 से 24 घंटे घड़ी जो है कि सुई आपके दिखाई देगी। घड़ी आपके जब पेपर मिलेगा, एग्जाम होगा, उसमें आपका चित्र भी दिया रहेगा। ठीक है, तो नीचे चित्र 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 1 व चित्र तीसरे में दो जानवरों XY के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। XY के सोने के समय के बारे में सही कथन को चुनना है। चित्र फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 चित्र दिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर संभावना नहीं थी क्योंकि आपके एक्सेल में आपका बन पाया है। ठीक है, PDF फाइल में नहीं बन पा रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको यहाँ पर हम नहीं ला सकते। ठीक है, वो आपको एग्जाम में आएगा। तो पहले हम समझ सकते हैं कि इस प्रश्न को क्या पूछा जा रहा है और कैसे हमें आंसर देना है। ठीक है, 18 घंटे सोता है जबकि Y 4 घंटे सोता है। X 20 घंटे सोता है जबकि Y 18 घंटे सोता है। तो जब आप देखेंगे उसमें, ठीक है, राइट ऑप्शन आपके तीसरे पर जाएगा कि 4 घंटे सोता है जबकि 18 घंटे सोता है, यानी X की बात कर रहे हैं। X जानवर 4 घंटे सोएगा और Y जानवर 18 घंटे सोएगा। यानी इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मृत सागर क्या है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। मृत सागर की बात करते हैं, इससे भी प्रश्न आता है। नदी, पहाड़, सागर, महासागर, इनसे एक प्रश्न जरूर आएगा। तो मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। 18 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटे, 24 घंटे जानवर, ये दूसरा आ गया। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हों। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक हो। तो मृत सागर क्या है, किसे बोल सकते हैं? तो मृत सागर वह है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, उसे मृत सागर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा आपके मृत सागर में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि दोस्तों
मृत सागर समूह तल से 400 मीटर नीचे है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कह सकते हैं। इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती है। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम, 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है। इसलिए बताता हूँ लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा आपके मृत सागर के पानी में, मृत सागर के जल में होती है सामान्यतः जल की तुलना में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों में भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन से संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती हैं। यहाँ पे अंजलि क्या है, एक अध्यापिका है। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अध्यापिका अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती हैं। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। पहला देखिए, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर या मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। तो दोस्तों, भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के शिक्षार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान करना। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पेडागॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए। आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सिलेक्शन के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति जो है एक अध्यापिका हैं और प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो प्रदूषण पर अधिक बल दे रही हैं आपकी प्रीति अध्यापिका, तो वह प्रभावी कौन सा होगा अधिक। विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो सही ऑप्शन क्या होगा। तो प्रदूषण से संबंधित आपका यह प्रश्न है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह यह होगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। कार्य करने के लिए जब कहेंगे तो इससे क्या होगा, विद्यार्थियों में पर्यावरण चिंताओं के बारे में क्या होगा, इनको प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं। तो वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ये उद्देश्य अगर प्राप्त करना है, प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं, तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो लाइक करते रहें, लाइक आना चाहिए, हर प्रश्न पे लाइक आना चाहिए, हर भाई बहन का लाइक आना चाहिए, हर शिक्षक बंधु का लाइक आना चाहिए। जिसका सपना है शिक्षक बनना, सभी का वेलकम है। दोस्तों, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती हैं। ठीक है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती हैं। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृहकार मूल्यांकन, परियोजनाकार मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तालिकाओं का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, कौन सा देगा। हस्तसिद्ध, गृहकार, परियोजना, 3 दिए गए हैं, कौन कौन से सही आप लोगों को बता देना है। तो दोस्तों, ईवीएस विषय में नीचे दी गई जो मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती हैं वह है हस्तसिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन, और मौखिक परीक्षा में नीचे दी गई तकनीक का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि पहला और चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। वीडियो लाइक सभी मेरे प्यारे मित्र हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु का वेलकम, अभिनंदन है। जो सपना है शिक्षक बनना वो जरूर साकार होगा। क्लासेस डेली लेते रहें। प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। जो आपकी इन्वायरमेंट स्टडीज होती है, अगर उसमें अच्छा गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए।
मास्टरी लर्निंग पर केंद्रित होना चाहिए, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर केंद्रित होना चाहिए, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए, या समय के सदुपयोग पर केंद्रित होना चाहिए। तो ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः जो है केंद्रित होना चाहिए किस पर? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हर प्रश्न की व्याख्या होती है, आप लोगों को पता है, हर क्लास में व्याख्या होती है, हर सब्जेक्ट में व्याख्या होती है। अगला प्रश्न देखिए। शालिनी ने कक्षा 4 विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। शालिनी एक अध्यापिका है कक्षा 4 की, और विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए उन्होंने एक शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई छात्रों के साथ। तो नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक हमें भ्रमण और निर्देश हमें चूज करना है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। बिल्कुल सही बात, शिक्षिका है यही बोलेंगे बच्चों से कि बिना मुझे सूचित करे आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछा है। हाँ, जो भी प्रदर्शन अगर कर रही हूँ उसमें जो आपकी बच्चे में शंकाएं हो वो आप अपने अध्यापिका से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये भी सही है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना, भैया भ्रमण पे जा रहे हैं, अपना दिन भर का बस्ता लेके जाना, यह क्या होगा? निर्देश। यह अप्रासंगिक निर्देश हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, अच्छी इन्वायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं। ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए, तो भैया अच्छी ईवीएस पाठचर्या में क्या होना चाहिए? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए कि अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? आपने देखा होगा प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक होती हैं उनमें कविताएं और कहानियां सम्मिलित की जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण यह कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद का प्रदान करना। जो विषय का अधिगम होता है उसमें आमोद प्रमोद प्रदान करने के लिए कविताएं और कहानियां सम्मिलित की जाती हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब शिक्षार्थी को ईवीएस की पुस्तकों का अध्ययन कराया जाए तथा अभ्यास कराया जाए तो विद्यार्थियों को विषय संबंधी कुछ आमोद प्रमोद अर्थात आनंद प्रदाय कराया जा सके, जिससे क्या होता है विद्यार्थी में जिज्ञासा होती है, ठीक है, वो इरिटेट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। आप सभी शिक्षकों के लिए कि 4 भावी शिक्षक हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, तो आपके लिए प्रश्न है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किस एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है? आइए देखते हैं मुख्य रूप से किस पर केंद्रित किया गया है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैपबुक बनाने की कहना, या आपका विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो किस एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया गया है? तो वह आपका यही है कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, कि जो विद्यार्थी यात्रा पर गए हैं, जो जाएंगे, उनमें जो उपयोग किए गए विभिन्न साधन हैं उनका अनुभव का वर्णन कीजिए। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या था? छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना,
वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो, तो इस कथन का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझना हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमेशा आपके पेडागॉजी शिक्षण साथ में पॉजिटिव ऑप्शन देखा करिए। जो पॉजिटिव सोच होगी वही आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो लाइक कर देंगे मेरे प्यारे मित्र। प्रश्न आ चुका है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग देखते होंगे जो ईवीएस की पढ़ाई वाले करते हैं, अध्यापक अध्यापिका, तो कक्षा में जो प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है, तो सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आ चुका है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पढ़ाई का जो उद्देश्य होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना मुख्य उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की परीक्षा देने का एक उद्देश्य है कि शिक्षार्थी विद्यालय में ज्ञान के अतिरिक्त विद्यालय के बाहर का ज्ञान तथा जो सामाजिक घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित जानकारी से भी अवगत होगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उक्त नहीं है? यानी निगेटिव प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर जो वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना यह उपयुक्त नहीं है। ठीक है, बच्चों में लट्ठों या लकड़ियों का भंडार दिखाना यह उपयुक्त नहीं होगा। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना यह उपयुक्त होगा। वृक्षों पर नारा लेखन यानी कि स्लोगन राइटिंग जो होता है प्रतियोगिता आयोजित करें, ये आपका उपयुक्त होगा। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख करने के लिए प्रोत्साहित करना ये उपयुक्त होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना यह उपयुक्त नहीं होगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों के संरक्षण के संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील के लिए यह आपका उपयुक्त नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी एक शिक्षक या शिक्षिका हैं जो ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों या रोल प्ले आयोजित करती हैं। जो ये क्रियाकलाप किया जा रहा है, रोल प्ले आयोजित किया जा रहा है शिक्षक शिक्षिका द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, विद्यार्थी की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग सुनिश्चित करना, यह जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि करना। तो ये जो क्रियाकलाप है रोल प्ले आयोजित किया जाता है, ये इसलिए है ताकि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना और सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपकी प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, शिक्षार्थी को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना,
विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करना प्रमुख उद्देश्य यही है कि शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? दोस्तों, ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो वह सबसे अधिक प्रभावी अधिगम यही होगा कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहें। ये क्या हो सकता है? ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भैया? देखिए दोस्तों, ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए विद्यार्थियों को समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने का सुझाव देना अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे यहाँ सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? हांगकांग का, असम का, ओडिशा का, अरुणाचल प्रदेश का। तो लिंग हू फेन ये जो शब्द आ गया तो चीन से जुड़ा हुआ शब्द है, चाइनीज से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये कहाँ का है? सभी लोग जानते हैं हांगकांग का। कहाँ है भैया? हांगकांग का हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी लिंग हू फेन है यह सांप बनाने वाली हांगकांग की एक प्रमुख डिश है। सभी लोग नोट कर लेंगे, कहाँ की डिश है यह? हांगकांग की प्रमुख डिश है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथन है, उनको अध्ययन करना है। आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु यानी उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पत्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। सही कथन कौन कौन से हैं? क्योंकि दूसरा कथन सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, जबकि गलत है। जो ब्रेल लिपि है यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो आपका फोर्थ सही होगा। उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। बिंदुओं की पत्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। ब्रेल लिपि के मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है और ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इनमें से सही कथन को चुनना है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल बी डी, केवल ए सी, बी सी, ए बी, कौन सा कथन सही है? तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। अगर शरीर पर बाल हैं किसी भी जानवर के तो वो बच्चे देंगे, ये नोट कर लेना है। और जिस जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। आप लोग देख सकते हैं जितने भी अंडे देते हैं उनके कान जो है बाहर नहीं होंगे, अंदर कान होंगे, दिखाई नहीं देंगे। बाहर का मतलब दिखाई नहीं देंगे कान आपको, और बाल भी नहीं होंगे। और जिन जानवरों के बाल और आपके कान दिखाई देंगे वे बच्चे देंगे। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। ये इसलिए आपका दोनों कथन सही है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। अब मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रश्न है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनना है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है, जो कि गलत है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। अब कौन कौन सा सही है? केवल फर्स्ट फोर्थ ऐसा आपके एग्जाम में आएगा।
ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन दूसरा, तीसरा और चौथा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मधुमक्खी पालन जो होता है सबसे अच्छा होता है अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर महीना सबसे अच्छा होता है मधुमक्खी पालन के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कौन सा, जनवरी से मार्च, जो कि पहला गलत होगा, बाकी सही है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते, ये सही कथन है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ठीक है, तो चीनी खरीदी जाएगी, कहीं से तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की और दिनांक स्टेशन का नाम लिखा। देखिए इससे रेलवे से प्रश्न जरूर आएगा और इस प्रश्न को आप लोगों को करना, मैं आंसर बताऊंगा। काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको करना है, प्रत्येक मॉडल पेपर भी बताता हूं। तो आपने नहीं देखा तो पिछले इसके प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आप जाइए, देखिए, समझिए, और फिर आप, क्योंकि एक प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है प्रश्न, कि पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, गांधीधाम से दूरी किलोमीटर कितनी थी, 10/2 तारीख को गया। ठीक है, 11:30 में प्रातः और 11:50 में प्रातः दिया गया है। फिर 12/2/24 को नागरकोइल 4:45 में प्रातः पहुंचती है। ठीक है, टोटल दूरी 2649 है। तो ये जानकारी जो है किस निष्कर्ष निकालेंगे कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी आपकी 348 है। इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपके ऑप्शन में दिया, आपको लगाना नहीं है, ऑप्शन दिया गया, अब आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो मैं बता देता हूँ कौन सा सही है। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 348 किलोमीटर बिल्कुल सही है। इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर आएगी। तो ACD आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, 11:30 में प्रातः और 11:50 में प्रातः पहुंचती है। तो अंतर कितने हैं, लगभग 20 मिनट का अंतर है। तो यहाँ पे दूरी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। ठीक है, तो आप लोगों को सारणी दी रहेगी बाकायदा, उस पर लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट कुछ चीज़ें हुई हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? यानी यह जानकारी दी गई है और यह जानकारी आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने का तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर, नाम व स्टेशन जहां ट्रेन पकड़नी है, और अंतिम स्टेशन का नाम। क्या हो सकता है? अगर आपको आरक्षित रेल की टिकट प्राप्त करनी है तो कौन सी जानकारी आपको की जा सकती है? ठीक है, कौन सी जानकारी होगी, कौन सा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ABDE आपकी जानकारी होगी। ठीक है, क्या होगा? ABDE यानी अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय आपको मिलेगा। ट्रेन का नंबर, नाम, स्टेशन व ट्रेन के पकड़ने अंतिम स्टेशन बताया जाएगा। डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर, किराया बताया जाएगा। टिकट बुक करने की तारीख, समय, यात्रा शुरू करने की तारीख बताया जाएगा। लेकिन यात्रा करने वालों का नाम, आयु, लिंग ये आपको टिकट पे शो नहीं करता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? नहीं होगा, बाकी अदर ऑप्शन सही हो जाएंगे। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? पर्यावरण अध्ययन की कंटिन्यू क्लासेज करना चाहते हैं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यूट्यूब क्लासेज आपकी जायसवाल कोचिंग सेंटर, जो कि शिक्षक भर्ती की क्लासेज है, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी मित्रों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद दोस्तों।